एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th केमिस्ट्री का रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट वीडियो। खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो क्या सभी तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, हालांकि इसका रेड ऑक्स से तो कोई लिंक नहीं है, बट इस नाम के पीछे काफी सारी बातें छुपी हैं। रेडॉक्स कहां से आया ये नाम? रेड ऑक्स, रेड रिडक्शन से आया, ऑक्स ऑक्सीडेशन से आया। तो बेसिकली इसके अंदर हम ऐसे रिएक्शंस की बातें करेंगे जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? अरे यार, वही समझने के लिए तो है ये वीडियो, तो इसी के बारे में हम धीरे धीरे बातें सारी करेंगे, ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन भी होता है। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने आपको अपने पर्स में से निकाल करके 100 रुपए दिए, ठीक है। अब जहां मैंने आपको 100 रुपए दिए तो मेरे पर्स में से 100 रुपए चले गए और आपके पर्स में 100 रुपए आ गए, करेक्ट। तो कभी भी अगर मैं आपको पैसे दे रही हूं तो मेरे पर्स से अगर पैसे जा रहे हैं तो किसी ना किसी के पर्स में वो पैसे घुस रहे हैं। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी के भी पर्स में अगर पैसे घुस रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो पैसे निकल भी रहे हैं, राइट। तो जिस तरह से ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, ठीक इसी तरीके से जब कभी भी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, कहीं ना कहीं वहां रिडक्शन भी होता है और इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इससे पहले कि हम ये जाने कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं। कितना ज़रूरी है रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना? वेल, ज़रूरी तो है, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं होता वो तो हम नहीं पढ़ते, राइट। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उनमें से काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, पढ़ना तो ज़रूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक ऐसे रिएक्शन का जो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है, लेकिन जिसके बिना हम लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकते, एंड दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। बचपन से, आई थिंक क्लास 4-5 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, राइट। तो ये एक बहुत बेसिक येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस के इस प्रोसेस के केमिकल रिएक्शन पर फोकस करें तो हम क्या देखते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में मिल के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और O2 ऑक्सीजन, राइट। तो अब इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट अंडरगोज रिडक्शन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। उसी तरह जो वाटर है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म O2, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन की। ये जो कितनी सारी मेटल्स हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आयरन, लोहा, कहाँ से मिलता है हमें? आयरन ओर से मिलता है और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयरन को उसके ओर से। और उसी प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं जैसे Fe2O3 आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। वो जब कार्बन से कंबाइन करता है तो वो देता है हमें आयरन, राइट। और ये प्रोसेस क्या है? इसके अंदर भी हो रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। Fe2O3 से Fe जब बन रहा है, दैट इज रिडक्शन, करेक्ट। C जो है वो CO बना रहा है बाय ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। इतना ही नहीं, बहुत सारे और प्रोसेसेस है, जैसे मान लो रस्टिंग, कोरोजन, आप बात कर लो रेस्पिरेशन,
कंबशन, इन सभी जगहों पे हमें देखने को मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन। इनफैक्ट अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, जिसके अंदर हम बैटरीज, सेल्स की बातें करते हैं, वहां पर तो रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। इनफैक्ट क्लास 12th वाली केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर आप देखोगे कि रेडॉक्स रिएक्शन प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। तो आई थिंक बाय नाउ सभी बच्चे कन्विंस्ड हैं कि हाँ मैम, हम कन्विंस हो चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। तो चलो पढ़ते हैं। तो चलो अब समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो नाम में ही क्या है, ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को अगर ऐड किया तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। इसको और थोड़ा सा जनरल बनाते हैं। ऑक्सीजन क्या है, किस तरह का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो कभी भी अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चलो इसको थोड़ा और अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दिया, दोनों एक ही बात है। फिर से ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को मैंने ऐड किया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दिया, ये दोनों सेम बात है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम अ गुड गर्ल और अगर मैं बोलूं आई एम नॉट अ बैड गर्ल, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। मतलब गुड बोल लो या फिर नॉट बैड बोल लो, तो नॉट अ बैड गर्ल मतलब गुड ही गर्ल होगी, राइट। तो उस लॉजिक से अगर सोचो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा लेना, ये दोनों बातें सेम ही है, राइट। तो यानी कि अगर मैं कहूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। और मैं इसे हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बोल सकती हूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटाना, ठीक है। तो ये 4 तरीके से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब मैं कहती हूं कि बताओ रिडक्शन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है इसी का उल्टा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में होता था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में होता था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था। याद रखने में दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। याद रखने वाली कोई चीज ही नहीं है। इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर हो क्या रहा है, बताओ क्या हो रहा है। यहां पर क्या होते हुए साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 क्या बना रहा है, सल्फर प्लस H2O। यहां ध्यान से देखो H2S के साथ क्या हो रहा है, पहले H2S था, बाद में वो सिर्फ S बन गया। मतलब क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन हट जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं उसे हम, ऑक्सीडेशन। तो H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म S यानी कि सल्फर। दूसरी तरफ O2 के साथ क्या हो रहा है, O2 से बन जा रहा है H2O। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर H2 इज गेटिंग एडेड, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये था अपना क्लासिकल थ्योरी, मतलब पुरानी थ्योरी, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते थे। तो चलो क्लासिकल थ्योरी के डेफिनेशन के हिसाब से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां पर ये रहा हमारा पहला रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि यहां पर ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है या कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो CH4 यहां पे था, इसके साथ क्या हुआ, ये बन गया है CO2। तो मतलब क्या ऐड हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यानी कि CH4 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है।
और ऑब्वियसली इसका मतलब O2 जो है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहां पर ना हम बात करते हैं कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। तो Mg प्लस F2 गिव्स MgF2। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, बट हम किस बेसिस पे बता सकते हैं, जो F2 है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, यानी कि मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तीसरा देखते हैं, Na प्लस S गिव्स Na2S। अब यहां पर भी जो सल्फर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सोडियम के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि सोडियम जो है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है। S प्लस O2 गिव्स SO2। साफ साफ दिख रहा है कि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। यहां पर भी वही हो रहा है, Cl क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहां एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है, पोटेशियम फेरोसायनाइड प्लस H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स K3FeCN6 प्लस KOH। अब यहां पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि हो क्या रहा है। तो अगर हम इस कंपाउंड पे ध्यान दें, पोटेशियम फेरोसायनाइड पे, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें से क्या हट रहा है, ये बन जा रहा है, करेक्ट। तो यानी कि जो पोटेशियम यहाँ पर K4 था वो यहाँ K3 हो रहा है, यानी कि इसमें से पोटेशियम हट रहा है। पोटेशियम कैसा एलिमेंट होता है, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो यानी कि ये जो मेरा पोटेशियम फेरोसायनाइड है दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। CH2 प्लस H2 गिव्स CH3। बेसिकली इथीन से इथेन बन रहा है, राइट। तो यहां पर हो क्या रहा है, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहां पर, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए यहां से लेके यहां तक जो भी हमने सर्कल किया दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इथीन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, राइट। तो बेसिकली ये जो है ये रिडक्शन अंडरगो करके ये बना रहा है, ठीक है। एक और देखते हैं, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HgCl2 था पहले, और ये अब क्या बन गया है, ये बन गया है Hg2Cl2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मरकरी एक ऐड हुआ है, राइट, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। तो क्लासिकल आइडिया के ऊपर बेस करके हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए वहां पर हमने क्या देखा, जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वहां पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा था, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, ये सब कुछ तो हो रहा था। बट इनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी, और पता है वो क्या था, वो था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। अब आप बोलोगे मैम हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए। नहीं देखा तो अभी देखो, चलो लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पहले Na फॉर्म में था यहाँ पर, जैसा कि हम देख रहे हैं, और अब ये किस फॉर्म में है, NaCl फॉर्म में है। NaCl में Na किस फॉर्म में है, Na प्लस के फॉर्म में है। तो यानी कि Na से Na प्लस कब बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बनेगा Na प्लस, करेक्ट। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते, क्या है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गई सोडियम की कहानी। क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले क्लोरीन Cl2 फॉर्म में था, ठीक है। बाद में क्लोरीन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया है, और ऐसे ही ये बन रहा है Cl-, ठीक है। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2O। अगर और एग्जाम्पल देखें, Na प्लस S गिव्स Na2S,
ठीक है। तो इन सारे केस में हम क्या देखते हैं कि जो सोडियम है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि सोडियम में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इन एनी केस सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रहा है, तो मतलब ये जो तीनों हमारे एग्जाम्पल हैं इसमें सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस क्या हो रहा है, जैसे पहले एग्जाम्पल में Cl2 रिड्यूस हो रहा है, दूसरे में O2 और तीसरे में सल्फर, दीज आर गेटिंग रिड्यूस्ड। तो बच्चा पार्टी यानी कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना सिंपल हो गया यार, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हम दो और टर्म्स जानेंगे और वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब बहुत बार ना ये जो टर्म्स है ना ये बड़े कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, बट आज इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम सुनेंगे एक स्टोरी, ठीक है, स्टोरी से समझेंगे इसे। लेट अस सपोज हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है जो बंदे के पास पैसे हैं और वो पैसे जो है वो देता है दूसरों को, तो ये हमारा गिवर है क्योंकि वो गिव करता रहता है, दूसरों को देता रहता है, ठीक है। तो ये बंदा जब भी देता है सामान ये खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री के टर्म्स में भी समझते रहो, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। दूसरी तरफ ये बंदा है, ये क्या है, ये टेकर है, ये बस लेते रहता है, इसको देने का मन कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कौन हो गया मेरा, टेकर, टेक करता रहता है सबसे, ठीक है। तो जब ये पैसे लेते रहता है, सामान लेते रहता है, तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ऑब्वियसली जब ये खुद काम नहीं करेगा और दूसरों से बस लेके दूसरों के पैसे पे जीता रहेगा तो ऑब्वियसली ही विल फील रिड्यूस्ड। तो ही गेट्स रिड्यूस्ड बाय टेकिंग थिंग्स, बाय टेकिंग मनी, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ सबको समझ में आ गई। अब मैं पूछती हूँ कि यार ये जो बंदा है ना, जो मेरा गिवर था, ये गिव करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसको ऑक्सीडाइज कराने के पीछे जिम्मेदार कौन है। तो अगर सोचा जाए तो इसे ऑक्सीडाइज कराने के पीछे जिम्मेदार ये बंदा है। क्यों, क्योंकि ये बंदा जो है बोलते रहते हैं कि हाँ यार तू दे, मैं तो हूँ लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लेने के लिए है इसीलिए ये दे रहा है, करेक्ट। सो दैट मीन्स ये जो बंदा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे के ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट इसको ऑक्सीडाइज कराने के पीछे एक एजेंट है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। ठीक उसी तरह से ये बंदा इससे सामान लेके रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसे रिड्यूस कराने के पीछे किसका हाथ है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एग्जैक्टली। तो अगर ये स्टोरी समझ में आ गई तो आपके दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl, ठीक है। ये हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब दोनों को देखेंगे, Na के साथ क्या हो रहा है, ये पहले Na था, अब ये बन गया Na प्लस, यानी कि Na जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये मेरा गिवर है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। चूंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये किस तरह का एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Na को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन उकसा रहा है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है, राइट। तो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीन इन दिस केस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि क्लोरीन पहले क्या था, Cl, बाद में क्या हो गया, Cl माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, चूंकि देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज रिडक्शन, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में। अब कंपटीशन तो भाई हर जगह है, चाहे स्कूल के एग्जाम में नंबर लाने की बात हो, या जेई में सीट मिलने की बात हो, या जॉब की बात हो, या फिर पैसे कमाने की बात हो। सो कंपटीशन इज एवरीवेयर, और यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में भी कंपटीशन है। किस चीज का, कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, इस चीज की कंपटीशन है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, पैसे कौन देगा, जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वो पैसे देगा, राइट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमें क्या पता।
तो इसीलिए काम आता है यहाँ पर एक मेटल एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो हमें बताती है कि किसके पास कितने पैसे हैं, राइट। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा पैसे दे सकता है, अब देगा कि नहीं ये तो उसके मन पे है, बट ही इज़ केपेबल बेसिकली। तो ये भी एक इस तरह की मेटल्स की सीरीज होती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमने एक कंटेनर के अंदर ले लिया कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन और उसमें हमने डाल दिया एक जिंक रॉड। अब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ कॉपर उसका कलर क्या होता है, ब्लू। हम क्या देखते हैं कि ये जिंक की रॉड इसमें डली रह जाती है, थोड़ी देर के बाद उसका जो ब्लू कलर है ना सॉल्यूशन का, थोड़ा लाइट हो जाता है, थोड़ा और लाइट हो जाता है, और ऐसे करते करते वो वाइट हो जाता है, तब ब्लू कलर गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूअसली इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चलते रहता है। कैसे? जिंक जो रॉड में है वो तो Zn के फॉर्म में है, लेकिन जो कॉपर इसके अंदर है वो अपने आयन के फॉर्म में है, दैट इज Cu2+। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जिंक जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Zn2+। ये कंटिन्यूअसली Zn से Zn2+ बनता जा रहा है बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक दे रहा है इसे कौन ले रहा है, कॉपर आयन। सो कॉपर Cu2+ जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बनता जा रहा है Cu। तो कॉपर जो है ग्रेजुअली उस रॉड में जमा होता जा रहा है और जिंक जो है ग्रेजुअली वो सॉल्यूशन में आता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये चेंज इन कलर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लाएंगे कहानी में एक ट्विस्ट। हमने क्या किया, हमने सोचा अच्छा ऐसी बात है, चलो एक काम करते हैं, अब की बार कंटेनर में हम लेते हैं जिंक का सॉल्यूशन, ठीक है। जिंक नाइट्रेट कंटेनर में लेते हैं और रॉड हम कॉपर की डालते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब इस बार हम घंटों वेट करते रहे बट कोई चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग। यानी कि जब कॉपर और Zn2+ रिएक्ट कर रहे हैं देन देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ काम आता है हमारा मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो मेटल की इस एक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो जिंक कॉपर से काफी ऊपर है, यानी कि जिंक जो है काफी ज्यादा ताकतवर है। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें Ag, तब हम क्या देखते हैं कि चूंकि कॉपर सिल्वर के ऊपर है तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसीलिए अगर कॉपर का रिएक्शन सिल्वर के साथ हो उस समय डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। हालांकि इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, ठीक है। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि कोई भी एटम कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कोई कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई, कितना इलेक्ट्रॉन कितना एक्सटेंट में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको समझने का, इसे विजुअलाइज करने का एक और तरीका है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंपाउंड है। अगर हम ये इमेजिन करें, ऐसा सच में नहीं हो रहा है, अगर हम इमेजिन करें कि वो एटम पूरा टूट गया है, अलग अलग जितने भी उसके एटम्स हैं उन सब एटम्स में वो टूट गया है, तो हर एक एटम में जितना चार्ज होगा दैट इमेजिनरी चार्ज इज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब लेट अस सपोज CH4 है, मीथेन। हम ये इमेजिन करें कि भाई मीथेन जो है ना कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बिल्कुल टूट गया है, तो एक एक एटम के ऊपर जितना चार्ज रहेगा वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पूरे ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कंपाउंड के अंदर लेट अस सपोज 2 एटम्स हैं, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बेसिकली जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ,
वो बता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो टू मेक थिंग्स सिंपल, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। अब उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में आ सकती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपके दिमाग में ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें आए, तो इसीलिए मैं पहले ही कंफ्यूजन को कर दूंगी क्लियर, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट मैम ने कुछ टाइम पहले भी पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर्मल चार्ज का। याद है? कितने लोगों को याद है? फटाफट से बताओ। याद है ये वाला वीडियो जिसके अंदर हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा था? और तब भी मैंने ऐसा ही कुछ कहा था कि एक एटम को अगर हम तोड़ दें तो ईच एटम के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज फॉर्मल चार्ज। अब अगर आप सोचना चाहो तो सोच ही सकते हो कि यार फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फॉर्मल चार्ज ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। क्यों? जब हम फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमारा फॉर्मल चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट इस एजम्पशन पे बेस्ड था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के बीच में इक्वली शेयर हो रहे हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी वहाँ पर। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यहाँ पर ये हमारा इस लॉजिक पे बेस्ड है, इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है और जो मेरा फॉर्मल चार्ज निकल के आता है, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं पूछूं कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है, ये निकाल के तो मैं ना दिखाऊंगी भाई, क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा था उस वीडियो में। तो जिन्होंने वो देखा है वो तो फटाफट से निकाल लोगे इसका फॉर्मल चार्ज, और इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 0। लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो अभी तो आपने सीखा नहीं है, आगे जाके सीखोगे कैसे निकालते हैं। जब सीख जाओगे तो आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? +4। तो हम क्या देख रहे हैं? जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फॉर्मल चार्ज से अलग है। अब बहुत से बच्चों को दूसरा कंफ्यूजन होता है कि शायद ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, जो कि नहीं है, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट किस तरीके से दूसरों के साथ कंबाइन हो सकता है वो बताता है वैलेंसी। हमें क्या पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहता है, ये सबकी आम रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है और ये डिफाइन करती है उनकी वैलेंसी कि वो दूसरों के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इस लॉजिक से जो वैलेंसी होती है वो हमेशा एक नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। एंड पॉजिटिव वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये हमारा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर ये सब्सटेंस टूट जाए इसके आयंस में तो इनके हर आयन में कितना चार्ज होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन एन इमेजिनेशन। और हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ तक फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट आगे जाके आप देखोगे, हम डिस्कस करेंगे अलग से कि कैसे केसेस में हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क हो गया। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वैलेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। हालांकि ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट नहीं है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वैलेंसी फिक्स रहती है। लेकिन जैसे मान लो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आप बोलोगे इसकी वैलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, उसे हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, तो वैलेंसी उसकी 3 है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स में मिल जाएंगे जहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 या 5 है, बट मोस्टली अधिकतर टाइम हम देखते हैं वैलेंसी जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ये जो है कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होती रहती है।
कोई भी एक एलिमेंट है, लेट्स से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जब परऑक्साइड में है तो उसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब सुपर ऑक्साइड में है तो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म में है तब कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना ये चेंज होते रहता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर। तो बेसिकली ये जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले का आया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए उस समय मतलब चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, पर जैसे जैसे केमिस्ट्स और स्टडी करते गए तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं। तो धीरे धीरे करते करते और भी अलग अलग थ्योरीज आती रहीं और इसी तरीके से एक और थ्योरी आई हमारी, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली। तो कुल मिलाकर अभी तक हमें ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन नंबर बताता है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो किस एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। और ये रूल्स इस एजम्पशन पर सेट किए गए हैं कि यहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अब किसकी बारी है बताओ? रूल्स समझने की बारी है। तो मैं आपको कुल मिलाकर टोटल 6 रूल्स बताऊंगी, और अगर ये 6 रूल्स आपको ढंग से याद रहेंगे तो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर यूं निकालोगे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि फ्री स्टेट या फिर अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। जैसे कि O2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, Cl2, इन सभी केसेस में क्या है, ये सभी अपने अपने फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। रूल नंबर 2, अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक ही एटम है, ठीक है, जैसे कि Mg2+, मैग्नीशियम 2+, तो ये एक आयन है मतलब उसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, एंड इट इज मेड ऑफ 1 एटम। जैसे Mg2+ आयन सिर्फ एक मैग्नीशियम एटम से बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह Na+ सिर्फ एक सोडियम एटम से बना हुआ है। तो अगर हम इस तरह के आयंस की बात कर रहे हैं जो एक एटम से बना हुआ है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन देम। तो Na+ में का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। तो देखो मैंने कहा था ना कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। आ गया ना नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 3, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है -2। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर है। हालांकि आप इस -2 को याद रखना क्योंकि अधिकतर जगह ये -2 होता है, लेकिन एक्सेप्शंस कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जनरली जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, परऑक्साइड्स बोले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे H2O2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। सुपर ऑक्साइड्स बोले तो जहाँ पर भी O2- जो डाई ऑक्सीजन है ना उसका आयन जहां पर होता है वो सुपर ऑक्साइड होता है, जैसे KO2, RbO2, तो ये हो गए सुपर ऑक्साइड्स। इसके अलावा जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है जैसे OF2 या फिर O2F2, इनके केसेस में भी ऑक्सीजन का -2 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर किसको होता है, फ्लोरीन को। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। तो जैसे O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, OF2 में होता है +2, राइट। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में होता है +1। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, क्योंकि इनके भी एक्सेप्शन है यार, केमिस्ट्री में ना एक्सेप्शंस होते ही हैं। ठीक है, तो कांट हेल्प इट। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ मिल करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी बोले तो जिसमें हाइड्रोजन और एक मेटल हो बस, जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस तरह के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। अदरवाइज बाकी सब जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। तो अब पहुंच चुके हैं हम रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बात करता है हैलोजेंस की। हैलोजन बोले तो चले जाओ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में, जहां पर मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये हैं हैलोजेंस। हम देखते हैं कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमेशा -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 सिर्फ तभी होता है जब ये हैलाइड्स बनाते हैं, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, तब तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन जब यही लोग ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तब क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सपोज क्लोरीन का। क्लोरीन और ऑक्सीजन मिल करके जब ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, मतलब एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन है, जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इन एसिड्स में हम देखते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये पॉजिटिव होता है। अब बात करेंगे हम हमारा आखिरी रूल यानी कि रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 बात करता है एक ऐसे महामंत्र की जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है उनका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से ध्यान देना है, जैसे अगर मेरे पास एक कंपाउंड है लेट्स से HCl, तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हम किसी आयन की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं CO3 2-, तो कार्बोनेट आयन के केस में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, इनका एल्जेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू -2, यानी कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है सम शुड बी इक्वल टू दैट। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, दिस इज लाइक योर महामंत्रा, इसे बिल्कुल समझ लेना है, याद रखना है, क्योंकि इसी को यूज करके हम ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर की जितनी भी बातें की उससे हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिले, काफी सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस रहे। जैसे एक तो ये, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसके अंदर जितने मेटल्स होते हैं, यानी कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में लाई करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बेसिक बातें तो आप सबको अब तक पता ही है, राइट? तो इसीलिए उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन जहां हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ऑक्सीडेशन नंबर देखे जाते हैं। दूसरी बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न हमने नोट किया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम ग्रुप वाइज ये बता सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर का पैटर्न क्या होगा। जैसे कि हम नोटिस करते हैं कि जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +1। उसी तरह जब हम ग्रुप 2 की बात करें, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। अगर हम बात करें ग्रुप 13 की, जिसके अंदर एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह आते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3। तो बेसिकली हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोट करते हैं फॉर ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, व्हाट इज दैट इज बेसिकली 1, 2, ग्रुप 1 और 2 के लिए, एंड 13 ऑनवर्ड्स जो है दैट इज ग्रुप नंबर -10। मतलब अगर मैं ग्रुप 14 की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है दैट विल बी 14 - 10, यानी कि +4। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये बीच वाले जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके बारे में हमने कुछ बात क्यों नहीं करी? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, तो इसीलिए हमने उनके बारे में कुछ खास बात नहीं की। तो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें जानी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और ये जो 6 रूल्स हमने पढ़े, इनको यूज़ करके अब आप देखो किस तरीके से हम मज़ेदार वे में आराम से बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने लगेंगे। तो चलो शुरू करें। तो चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने की। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल लिया है Na8SO4, और लेटर सपोज मैं कहती हूँ कि इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेटर सपोज इसका ऑक्सीडेशन नंबर है X, हमने एज्यूम कर लिया। अब सोडियम का क्या होगा, हमने पढ़ा था एल्कली मेटल्स को बिलोंग करता है सोडियम, तो इसका +1 होगा। हाइड्रोजन का एनीवेज +1 ही होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में -2।
ठीक है, और ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 1 + 1 + x प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का इसमें हो जाएगा +6। ठीक है, आसान था। चलो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, जिंक कार्बोनेट। लेट अस से मैं कहती हूँ कि मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका निकालना है, तो इसको हमने मान लिया x। कार्बन का हमें पता है क्या होता है +4, ऑक्सीजन का होता है -2, तो ये क्या हो जाएगा x + 4 + 3 इंटू -2, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x + 4 - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो +2 हो जाएगा यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं इसकी KAlSO4 ठीक है, तो यहाँ पर लेट से कि मुझे निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, एक अंडरलाइन किया हुआ रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। अब पोटेशियम जो है ये फिर से अल्कली मेटल्स, तो +1 होगा। एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप 13 में लाई करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कॉमनली +3। ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 प्लस इसको तो हमने x मान लिया +x होगा यहाँ पर कि +2x होगा, क्योंकि ये जो x है देखो इसमें ब्रैकेट डाल के यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 सल्फर के एटम्स हैं, तो ये +2x होगा। प्लस ऑक्सीजन भी जो है वो भी इस 2 ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 इंटू अंदर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 4 + 2x प्लस 2 इंटू 4 इंटू -2, तो 4 2 = 8, 8 2 = 16, तो ये हो जाएगा -16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +6। तो क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है ये तो अब यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है कि कॉमनली एलिमेंट्स के कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो जैसे आप देखो ये हाइड्रोजन है, मैंने एलिमेंट्स के नाम को जो है वो ब्लू से हाईलाइट कर रखा है। तो हाइड्रोजन का जैसे कि +1 है, लिथियम का +1 है, बेरिलियम का +1 +2 दोनों पॉसिबल है, बोरॉन का +1 +2 +3 सारे पॉसिबल हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल है ना ये आपको दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो क्या आप लोगों को याद है थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कहा था ना। अब आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में यही बात आ रहा होगा कि यार ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो कैसे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो फ्रैक्शन में शेयर होता है ना ही फ्रैक्शन में ट्रांसफर होता है, तो फिर फ्रैक्शनल कैसे, राइट? और दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट, कि मतलब कैसे हो रहा है फिर। लेकिन आप ये एग्जाम्पल्स देखो, अगर हम बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, तो यहां पर हम देखते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 4/3। अगर हम बात करते हैं Br3O8 की, यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 16/3। तो इसका मतलब काफी जगहों में हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल रहा है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज व्हाई, कैसे कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल। जैसा कि आपने सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्रैक्शन में ट्रांसफर तो नहीं हो सकते, राइट? तो यहां पर हो कुछ और रहा है। अगर इन सभी एग्जाम्पल्स में आप ध्यान दो तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि इन हर एग्जाम्पल पे जिस भी एटम का मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता रही थी वो एटम एक से ज्यादा थे। जैसे कि अगर मैं कार्बन सब ऑक्साइड की बात करूं तो इसके अंदर 3 कार्बन है, राइट? अब जब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो तीनों कार्बन है तीनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट? इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों कार्बन में से 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, राइट? तब होता यह है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यार कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो अब हम सोचेंगे कि यार क्या बताए, 0 बताए कि 2 बताए। तो हमने सोचा ठीक है, ऐसे केसेस में एक काम करते हैं कि हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं। तो मेरे पास टोटल 3 कार्बन एटम है और उनमें चार्जेस, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर्स कितने हैं, 2 0 2।
तो हमने क्या किया, 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4/3। करेक्ट। तो अब सबको समझ में आ गया कि किसी भी इंडिविजुअल एटम पे कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर तो तब आता है जब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो चलो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, Na2S4O6। ठीक है, तो S4O6 2- का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे पास 4 सल्फर है। ठीक है, जिसमें से 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और बाकी 2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 5। तो अगर इनका हम एवरेज करें तो क्या हो जाएगा, 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 10/4। मिल गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के जानने के बाद। तो हमारे पास एक पहला कंपाउंड है Ki3। ठीक है, तो अब मान लो कि मुझे ये जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया X। अब पोटेशियम का हमको पता है ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। तो इस पूरे का सम क्या होगा, 0, क्योंकि ये एज सच ये पूरा जो कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 × x = 0। तो फिर 3x = -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1/3। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे 3 आयोडीन एटम्स हैं, तो एक एक के ऊपर -1/3 एक्चुअली है नहीं। दिस इज बेसिकली द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 3 आयोडीन एटम्स। उन तीनों में शायद अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से चलो देखते हैं एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल। तो इसमें लेटर सपोज कि मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया X। हाइड्रोजन का तो मुझे पता ही है कि +1 होता है और ऑक्सीजन का भी मुझे पता है कि -2 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, X प्लस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सो 3 × 1 प्लस कार्बन है फिर से X, फिर 2 बार ऑक्सीजन है, सो 2 × -2 और फिर लास्ट में एक बार हाइड्रोजन है तो +1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल इस पे चार्ज कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा X + 3 + x - 4 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2x + 4 - 4 = 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = 0, यानी कि जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन पर है दैट इज 0। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसका मतलब इस पे 0 इस पे 0, बिल्कुल नहीं। अब इसका अगर स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, राइट, CH3 COOH, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो देखो, जब इस कार्बन की हम बात करेंगे तो कार्बन ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के मुकाबले कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +1 +1 +1 होंगे इनके, तो कार्बन में कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरे वाले कार्बन की बात करते हैं, ये किससे कनेक्टेड है, दोनों तरफ ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन खुद ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है -2 वाला चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, राइट। अब इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर +3। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कार्बन पे -3 है, दूसरे पे +3 है। जब इसको एवरेज आउट करेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0, और वही हमारे इस कैलकुलेशन से भी निकल के आ रहा है। तो अब किसी को भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। अब ये होता क्या है, एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टॉक। उन्होंने एक वे निकाला टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है उसको डिनोट करने का एक बस रिप्रेजेंटेशन निकाला। ठीक है, जैसे कि लेटर सपोज हम टीन के क्लोराइड की बात कर रहे हैं, स्टैनस क्लोराइड SnCl2, स्टैनिक क्लोराइड SnCl4। तो इनको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर स्टॉक नोटेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे, Sn ब्रैकेट डालेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट डाल के उसके अंदर हम रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे 2, विच मीन्स कि टीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में दैट इज 2। उसी तरह स्टैनिक क्लोराइड में अगर आप देखो तो Sn ब्रैकेट में हमने डाल दिया रोमन न्यूमेरल 4, विच मीन्स कि SnCl4 में Sn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +4।
तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से सीख लिया है। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सबको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, रिडक्शन मतलब जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर को घटा सकता है। और रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बेसिकली देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, हैलोजेंस, पोटेशियम आयोडेट, HNO3, नाइट्रिक एसिड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, दूसरों को जो है ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको बढ़ने में हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, स्टेनस क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सैलिक एसिड, मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम, ये काम करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसे कुछ ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि इस तरह की जो चीजें हैं दे बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आम सा सवाल दिमाग में आ ही सकता है कि आर ऑल रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस? क्या सारे रिएक्शंस जितने भी होते हैं हमारे आसपास वो सारे रेडॉक्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता है। एक एग्जांपल तो आप यहीं के यहीं देख लो, जैसे कि ये रिएक्शन है विथ लेड ऑक्साइड, तो PbO प्लस HCl गिव्स PbCl2 प्लस H2O। अगर आप, अब तो आपको आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, हर एक जगह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते रहो और आप देखो चाहे Pb है, चाहे Cl है, चाहे H है, चाहे O है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और इसीलिए दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? दिस इज अ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमें ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमें जस्टिफाई करना है कि वेदर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। ठीक है, रेडॉक्स है कि नहीं ये तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से ही पता चलेगा, है ना। तो चलो ट्राई करते हैं, निकालते हैं सबके। सबसे पहले फोकस करते हैं Cu2O पे। अब ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इसका होता है -2। कॉपर का लेटर सपोज हमने मान लिया X ताकि हम निकाल सकें, तो यहाँ फटाफट से कैलकुलेट कर लो। कॉपर यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो ओवरऑल तो मतलब 0 ही है। तो कॉपर के 2 एटम्स हैं, तो 2X प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, सो -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 2 है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर भी दोगे तब भी इधर तो 0 ही है, तो इट्स ऑल द सेम। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू +1। तो कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, अब चलो बात करते हैं Cu2S की। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेट से कि यहाँ पर ये जो मेरा कॉपर है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो सल्फर का क्या होगा? कॉपर का है +1, सल्फर का लेटर सपोज हमने एज्यूम कर लिया X, तो इस केस में क्या हो जाएगा 2 + X इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉपर के 2 एटम्स है, सो 2 × 1, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यानी कि सल्फर के ऊपर है ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक है, इधर कॉपर जो है ये तो अपने फ्री फॉर्म में है, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन पे तो होता है कितना -2, ऑक्सीजन पे होता है -2, सल्फर का मान लो हमने एज्यूम किया X, तो ये क्या हो जाएगा X + 2 × -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +4, तो यानी कि सल्फर के ऊपर हो जाएगा +4। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यही काम रहता है कि हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कहाँ पर घट रहा है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि पहले कॉपर के ऊपर था +1 और अब कॉपर के ऊपर है 0, तो यानी कि क्या हो रहा है, Cu2O से Cu बनने में ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्या कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है?
बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर हम सल्फर की बात करें तो यहाँ पर सल्फर में था -2 और यहाँ पर सल्फर में है +4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ये रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर Cu2O जो है वो रिड्यूस हो रहा है, Cu2S जो है यहाँ सल्फर जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Fe2O3 + 3CO गिव्स Fe + 3CO2, ठीक है। फिर से वही करेंगे, पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को करेंगे कैलकुलेट, ओके। चलो करते हैं। तो अब जैसे ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है क्या होता है, -2, तो x Fe का हम मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 × -2 = 0, तो ये हो जाएगा 2x - 6 = 0, तो x +3, तो मतलब आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है +3, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन पे कितना हो जाएगा, चलो इसको भी करके देखते हैं। कार्बन पे लेट्स से x, इसको मान लेते हैं x, तो x + -2 = 0, तो यानी कि x +2, तो यहाँ कार्बन के ऊपर हो जाएगा +2। अब यहाँ पे Fe जो है ये क्या है, फ्री स्टेट में है, तो इसमें हो जाएगा 0। यहाँ CO2 की अगर बात करें तो O के ऊपर कितना है, -2 है, तो कार्बन के ऊपर लेट अस सपोज x है, तो ये हो जाएगा x + 2 × -2 = 0, तो यहाँ पर x हो जाएगा =4, तो यानी कि इस कार्बन के ऊपर +4 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये पहले था +3 और अभी हो गया है 0, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और अगर हम कार्बन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, इसका पहले था +2 और अब हो गया है +4, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो फिर क्या कहते हो, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। तो देखो मुश्किल नहीं है, बट आपको पेशेंस के साथ हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ढंग से निकालना जो है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फॉर्मूलाज, यहाँ पे कुछ कुछ नोटेशन में, स्टॉक नोटेशन में लिखा हुआ है, इनके फॉर्मूला लिखो आप। तो पहला क्या है, मरकरी क्लोराइड, मरकरी 2 क्लोराइड, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, क्लोराइड का क्या होता है, Cl। तो मरकरी 2 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है, -1। तो अब जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे ना तो ये यूं चला जाता है, +2 इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। बोलने का मतलब है कि चूंकि Hg 2+ है ना, तो ये 2 क्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो मेरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा HgCl2, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। इसी तरह से टीन 4 ऑक्साइड, टीन क्या होता है, Sn, स्टैंटेनम, ऑक्साइड तो O। अब टीन 4 है यानी कि ये 4+ है। ऑक्सीजन का क्या होगा, 2- होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यूं कर दो, घुमा दो दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, Sn2O4, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, SnO2। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्रोमियम 3 ऑक्साइड, क्रोमियम को हम क्या लिखते हैं, Cr, इसका 3+ है, दिया हुआ है +3, ठीक है। और ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना होता है, 2-, तो ये क्या हो जाएगा, Cr2O3, ये हो जाएगा फॉर्मूला। चलो अब देखें एग्जाम्पल 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें से मुझे निकालना है कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिडक्शन एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वही सेम अप्रोच फॉलो करेंगे यहाँ पर भी, लेकिन चलो तब भी कर लेते हैं, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और जितने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगी आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं AgBr से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1। हमने पढ़ा था जब ये हैलाइड्स बनाते हैं तो हैलोजेंस का -1 रहता है। अब इसका -1 है तो Ag का कितना हो जाएगा, अगर x भी मानो तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +1, तो Ag का हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसमें आते हैं C6H6O2, तो इसके अंदर H का तो हमें पता है +1, O का भी हमें पता है -2,
ठीक है। अब इसको कार्बन का हमने मान लिया x, तो क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि 6 एटम्स हैं, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब इधर देखो सिल्वर फ्री स्टेट में है तो 0 हो जाएगा। इधर क्या है HBr। अब ब्रोमीन का हमें फिर से H का भी हमें पता है और ब्रोमीन का भी हमको पता है, तो ब्रोमीन का -1 और H का +1। यहाँ पर है C6H4O2। ठीक है, H का तो होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। तो मान लो कार्बन का हमने x मान लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब कि इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। ठीक है, अब देखो कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कहाँ पर ये घट रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में पहले था +1 और सिल्वर में अभी है 0, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड? सो द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज व्हाट? इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का तो आंसर कर दिया। अब कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? कार्बन को देखो, कार्बन का पहले कितना था -1/3, अभी कितना है 0। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। सो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो फिर विच इज द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? ये हो जाएगा C6H6O2। ठीक है, तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, AgBr, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है C6H6O2, तो ये हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल था, राइट? कुछ खास इसमें होता नहीं है। एक बार अगर आपने सही से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया सबका, तो उसके बाद तो इट इज वेरी सिंपल। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कितने तरह के होते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीजें कंबाइन होकर एक नई चीज बना रहे हैं, राइट? जैसे कि A प्लस B मिलके बना रहे हैं C। यहां पर सिर्फ यही बात ध्यान देना है कि A या B में से एटलीस्ट एक सब्सटेंस जो है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो या एटलीस्ट एक अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो। जैसे कि अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, राइट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। जो दूसरा टाइप है दैट इज डिकॉम्पोजिशन। तो डिकॉम्पोजिशन मतलब डिकॉम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक कंपाउंड टूट के दो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मान लो अगर A है तो A विल फॉर्म B प्लस C। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप देखो तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में A और B मिलके C बना रहे थे, यहाँ पर A जो है वो टूट के B और C बना रहे हैं, करेक्ट? तो चलो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का ये पहला एग्जांपल देखते हैं। 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है, फ्री स्टेट में है तो 0 है। ऑक्सीजन किस में है, फ्री स्टेट में है तो 0 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से 0 हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो -2 से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। एट द सेम टाइम ये एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन भी है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। KClO3 गिव्स KCl प्लस 3O2। तो यहाँ भी अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हम देखेंगे पोटेशियम के ऊपर है +1, क्लोरीन के ऊपर है +5 और ऑक्सीजन के ऊपर है -2।
और यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर है +1, क्लोरीन के ऊपर है -1, O2 ये फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर पोटेशियम पे फोकस करें तो पोटेशियम में नो चेंज, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। बट अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसका पहले कितना था +5 और अभी कितना है -1, राइट। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो घट रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर हम ऑक्सीजन की भी बात करें तो पहले कितना था -2, अभी कितना है 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, एक सब्सटेंस स्प्लिट होके दो चीजें बना रहे हैं, बट यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रेडॉक्स नहीं होते हैं, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पाया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, CaO + CO2। बट अगर यहाँ पर आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करो तो आप देखोगे ना तो कैल्शियम, ना ही कार्बन, ना ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हो रहा है, विच मीन्स ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है बट दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इस रिएक्शन के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जब एक कोई एलिमेंट जो है वो दूसरे को उसके कंपाउंड से धक्का मार के उसका जगह ले लेता है, सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर इसका एक जनरल फॉर्म देखें, मान लो X कंबाइन कर रहा है YZ के साथ, ठीक है। अब X ने क्या किया, Y को उसके कंपाउंड से धक्का मार दिया, Y को भगा दिया और खुद बना लिया XZ और Y बेचारा अलग निकल गया। तो ये है हमारा एक टिपिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर फिलहाल इस कॉन्टेक्स्ट में हम दो तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो इन्हें देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड का जो मेटल होता है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल, इसीलिए इसका नाम है मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो दो मेटल्स इन्वॉल्व है, एक हो कॉपर और दूसरा है जिंक। तो अगर हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखें, जिंक का इधर है 0 बट कॉपर का इधर कितना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि वो तो आप सीख ही गए हो। जैसे कॉपर का +2 है, सल्फर का यहाँ +6 है और ऑक्सीजन का -2 है। इस तरफ अगर देखें ये कॉपर फ्री स्टेट में है तो इसका 0 है, जिंक जो है यहाँ पर +2 है, सल्फर जो है यहाँ पर +6 है और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो देखो अगर कॉपर पे ध्यान दो तो कॉपर का पहले कितना था, कॉपर का पहले था +2, अभी कितना है 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम जिंक पे फोकस करें तो पहले जिंक का था 0, अभी जिंक का है +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। सो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, राइट। ठीक इसी तरह आपको और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है टाइटेनियम के साथ, TiCl4 + Mg गिव्स Ti + MgCl2। तो यहाँ पर Mg जो है वो Mg से Mg2+ में चेंज हो रहा है, उसी तरह Ti जो है वो Ti+ से Ti में चेंज हो रहा है, राइट। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ठीक उसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है, Cr2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Cr। देखो Al से ये Al3+ में चेंज हो रहा है और ये जो है ये Cr3+ से चेंज हो रहा है Cr में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब बात करेंगे हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम बेसिकली बात करने वाले हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट का, और बहुत रेयरली होता है ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिलहाल तो हम हाइड्रोजन का केस देखते हैं। हम नोटिस करते हैं इसमें ना 3 कैटेगरीज हैं। हम नोटिस करते हैं कि जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम, अर्थ मेटल्स जैसे कि कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम, दे आर वेरी गुड रिडक्टेंट्स। ये बहुत ही आसानी से रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस हो भी जाते हैं, दे अंडरगो रिडक्शन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर जो है देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, क्यों वो पता चलेगा अभी तुरंत। तो रिएक्शंस को देखते हैं।
अगर रिएक्शन पे ध्यान दो तो देखो सोडियम है, कैल्शियम है, ये वाटर के साथ मिलके क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो H प्लस और OH माइनस है ना, उस H प्लस को हटा देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं, राइट। तो इसीलिए बना दिया है NaOH और H2 जो है वो मेरा रिलीज हो गया है। तो सोडियम जो है वो पहले Na था, Na से Na प्लस फॉर्म में चला गया है, मतलब क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, और ये जो वाटर है ये रिड्यूस हो गया है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। उसी तरह यहाँ भी कैल्शियम जो है वो Ca से Ca2 प्लस में चला गया है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और H2O जो है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मतलब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक दूसरा कैटेगरी आएगा कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएं, जैसे कि HCl, तो देखो यहाँ पर भी ये H प्लस को यहाँ से भगा के और Zn इसकी जगह ले रहा है और बना रहा है ZnCl2, MgCl2, FeCl2। तो इनमें भी क्या हो रहा है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से चले जा रहे हैं Zn2 प्लस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ये लोग ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, राइट। और HCl को क्या कर रहे हैं, HCl को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो चूंकि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन ये लोग क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक तीसरा कैटेगरी बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स का भी है, जो आसानी से जो है ना, मतलब दे डू नॉट इवन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्ट ही नहीं करते, क्या वाटर क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। इनफैक्ट दैट्स द रीजन इनको हम ज्वेलरी वगैरह भी जो बनाते हैं, यू वुड हैव सीन कि जैसे पानी वानी से ये इतना रिएक्ट करके कुछ और नहीं बना देते हैं, राइट। सो दे कैन बी इजीली एक्सपोज्ड टू ऑल सच थिंग्स। तो अब बारी है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। ये एक बहुत ही यूनिक सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक एलिमेंट जो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वो रिड्यूस भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक साथ में वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, करेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इसका मतलब इस तरह के रिएक्शन में हमें एक ना एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। कैसे? पहले उसका कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट है जो रिएक्टेंट के साइड में हमें देखने को मिलता है, वो ऑक्सीडाइज होके एक और ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और वो साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है, तो रिड्यूस होके एक और ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो कम से कम मुझे इसके 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो देखने को मिलते ही हैं, राइट। तो थोड़ा सा सुन के ना ये वैसा लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, लेकिन बिल्कुल होता है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की बात करें तो फटाक से आप लिख दोगे -2, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज परऑक्साइड। और मैंने ऑक्सीडेशन के जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि परऑक्साइड इज एन एक्सेप्शन। परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -1। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लो, हाइड्रोजन का +1 है तो 2 × +1 + 2 × x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके कैलकुलेट करो तो ऑक्सीजन का -1 आएगा, ठीक है। अब इधर H2O है, यहाँ पर हाइड्रोजन का है +1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना आएगा, -2, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का नॉर्मल वाला केस है। और यहाँ पर O2 जो है दैट इज इन फ्री स्टेट, अनकम्बाइंड स्टेट, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो देखो मैंने जो बताया था एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ फोकस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -1 से ये क्या हो जा रहा है, -2, मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को फोकस करो तो -1 से यहाँ पर ये 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जहाँ पर यही ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली एक साथ में रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, करेक्ट। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के टोटल 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो -1, एक -2 और एक 0। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में अगर आप फॉस्फोरस पे फोकस करो तो आप देखोगे यहाँ पर P4 फ्री स्टेट में है, अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर अगर चले जाओ PH3 में तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -3, ठीक है। कैसे,
फॉस्फोरस को आप x मान लो, हाइड्रोजन का तो +1 होता है, तो x + 3 × 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। उसी तरह यहाँ का जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1। वो भी कैसे है, वो भी तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, करके देख लो, आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो फॉस्फोरस 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और वो भी कुछ इस तरीके से कि 0 से -3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, सो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फॉस्फोरस भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी, अभी तक आई होप सब चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मेथड सीखेंगे। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जिससे हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होगा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने होंगे। ठीक है, फिर ये देखना होगा कि उनके ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कितना है। जब भी मैं बैलेंस कह रही हूं, बैलेंस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कितना फर्क है ऑक्सीडेशन नंबर में, कितना चेंज हो रहा है, और फिर उस चेंज को हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल चार्ज है वो राइट हैंड साइड के टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम H + OH- को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कि मेरे क्वेश्चन में या मेरे सिचुएशन में क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम H+ ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि ये रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है तो वहां पर हम OH- को कर सकते हैं ऐड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और स्टेप 4 में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान आप H2O को ऐड कर सकते हो। आपको पूरी आजादी है कि आप H2O ऐड कर सकते हो। और ये 4 स्टेप अगर आपने कर लिए, फिर आप देखोगे कि आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। इनफैक्ट जब आप ऑक्सीजन वाले स्टेप पे पहुंचोगे ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन का बेसिकली जो स्टेप है ना, दैट इज टू वेरीफाई। अगर आपको ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही बैलेंस किया है आपके रेडॉक्स रिएक्शन को। तो चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। राइट नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो हम सिर्फ आयोनिक इक्वेशन पे फोकस करेंगे। तो मेरा आयोनिक इक्वेशन कैसा रहेगा, उसमें K2 लिखने की जरूरत नहीं है, Cr2O7 2- विथ सोडियम सल्फाइड दैट इज Na2SO3, जिसे हम लिख सकते हैं SO3 2-। और ये क्या देगा, इन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम 3 आयन। क्रोमियम 3 आयन क्या हो जाएगा, मतलब क्रोमियम जिसके ऊपर +3 है, एंड द सल्फेट आयन, सल्फेट आयन हो जाएगा SO4 2-। ठीक है, ये सारे एक्वस हैं। ठीक है, तो मुझे इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। तो मेरा स्टेप 1 क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो इन्हें निकालते हैं। तो लेट अस सपोज ऑक्सीजन का तो भाई हमें पता है कि इसका होता है -2। ये क्रोमियम का जो है हमने मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 7 × -2 एंड दिस इज इक्वल टू -2, क्योंकि नेट इस कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो यानी कि क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ये SO3 2- पे। ठीक है, सल्फाइट आयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सल्फर का, तो लेट अस सपोज सल्फर का हमने एज्यूम किया x। ऑक्सीजन का कितना होता है हमें पता ही है, -2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो
x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल इस आयन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यानी कि सल्फर के ऊपर है +4। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, बट आराम आराम से निकालो, बिल्कुल भी कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, Cr3+, ये एक आयन के फॉर्म में है, तो आयन के ऊपर जितना चार्ज है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही होगा, दैट इज +3। उसके बाद है SO4 2-, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का तो हमें पता ही है -2 होता है। सल्फर का अगर हमने x मान लिया लेट्स से, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पर सल्फर का हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रोमियम का इधर कितना था +6 और क्रोमियम का इधर कितना है +3, राइट। तो यानी कि क्रोमियम के केस में क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो क्रोमियम के केस में मेरा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और कितने से डिक्रीज हो रहा है 3 से। जहां पे भी डिक्रीज हो रहा है मतलब उसको हम माइनस लिख रहे हैं क्योंकि घट रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। सल्फर का केस देखो, पहले कितना था +4, अभी कितना है +6, तो +4 से +6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है +2। अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस हम कैसे करते हैं, ये -3 घट रहा है, ये +2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे कि ये जो घटना और बढ़ना है ये दोनों सेम हो जाए, मतलब अगर ये 3 घटे तो वो भी 3 घटे, अगर ये 2 बढ़े तो वो भी 2 बढ़े। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके। मान लो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर अगर 6 घट रहा है तो इधर 6 बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो बस ऐसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर वाले को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो दोनों टर्म है क्रोमियम वाले, इन दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक 2 आ गया, बट ये जो है ऑलरेडी Cr2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों तरफ Cr के 2 एटम्स हो गए, तो ये हो गया। दूसरे वाले को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा सल्फाइट आयन है, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे S के आगे, और इधर जो सल्फेट आयन है यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस S के आगे। ठीक है, तो अब यहाँ जाके मेरा स्टेप 1 हो गया है खत्म। तो इस तरह से पूरा ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस बहुत बढ़िया। थोड़ा घिचपिच हो जा रहा है इसीलिए मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ, बट समझना बहुत जरूरी है आपको। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। तो जब हम स्टेप 2 पर आ पहुंचे हैं तो मेरे पास क्या है रिएक्शन, तो अभी तक हमने जो रिएक्शन लिखा है उसके हिसाब से Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- गिव्स 2Cr3 प्लस 3SO4 2-। तो स्टेप 2 में हम करेंगे बैलेंस किसको, हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, यही हमारा टास्क है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखो कि भाई क्या क्या कितना कितना चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ज पहले नोट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, पहले वाले Cr2O7 में टोटल कितना चार्ज है -2, SO3 में कितना चार्ज है -2, बट ऐसे 3 एटम्स हैं इसके, तो +3 इंटू -2 इतना ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो -2 -6 यानी कि कितना हो जाएगा -8, राइट। अब यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देना है कि ये कैसे सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिएक्टेंट वाले साइड पे एक H+ को भी ऐड करेंगे, तो रिएक्टेंट वाले साइड पे एक H+ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ज है यहाँ पर एक और +1 आ जाएगा, क्योंकि H+ में +1 चार्ज होता है। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा टोटल चार्ज हो जाएगा -7। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है, 2 इंटू +3 इंटू -2, राइट। तो +6 -6 ये हो जाएगा 0। बट हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ के चार्ज को बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे कर सकते हैं, H+ और ऐड करके।
ठीक है। तो अगर इन दोनों को बैलेंस करना है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 7H प्लस करना पड़ेगा। 7H प्लस मतलब इधर प्लस 7 और हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पहले हमने H प्लस ऐड किया था, इसके साथ एक फिर से हमें 7H प्लस और ऐड करना है। तो ये H प्लस प्लस 7H प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8H प्लस। ठीक है, तो यहां पर खत्म हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कर दिया, चार्ज को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब शुरू करेंगे हम स्टेप नंबर 3। तो जब हम स्टेप नंबर 3 शुरू कर रहे हैं तब तक हमारे पास कैसा है अब हमारा रिएक्शन, मेरे पास ये रिएक्शन है। अब मेरा टास्क क्या है कि बैलेंस हाइड्रोजन। अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 8, और मेरे राइट हैंड साइड पे कितना है, एक भी नहीं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम H2O ऐड कर सकते हैं, उसकी हमें पूरी आज़ादी है। तो इस तरफ हम H2O ऐड कर देते हैं। कितना H2O ऐड करेंगे, जितना इधर है हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन है तो इधर भी 8 हाइड्रोजन चाहिए मुझे। तो 8 हाइड्रोजन के लिए मुझे 4 H2O ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया। तो मेरा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब बचा आखिरी स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ये स्टेप कहता है कि आखिरी स्टेप में ना बाय डिफॉल्ट ही आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड ही हुआ होगा, और अगर ऐसा हो गया है तो मतलब आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो चुका है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 9, 3 इंटू 3, तो 9 प्लस 7 यानी कि 16 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 16 ऑक्सीजन, करेक्ट। राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 4 3 12 प्लस 4, 13 14 15 16, इधर भी है 16 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, विच मीन्स कि ये जो मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है ना बच्चे, इसको सिर्फ ये देख के आप सोचोगे कि आपका हो गया है तो चलेगा नहीं, इसको आपको करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना स्टेप बाय स्टेप जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, मैं एक एग्जाम्पल और करवाती हूँ। तो इस एग्जाम्पल में देखो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। हमारे स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब ऑक्सीडेशन नंबर आप सबको निकालना आ चुका है, तो एक एक का करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन का होता है -2, मैंगनीज का आप निकालोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा +7। यहाँ पे है I-, इसका हो जाएगा -1, क्योंकि ये एक फ्री आयन है तो आयन का जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का वापस से -2, मैंगनीज का अगर आप निकालोगे तो ये आएगा +4। ठीक है, यहाँ पे I2 जो है अनकम्बाइंड स्टेट में है तो इसका हो जाएगा 0। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। अब देखो नंबर्स चेंज कैसे हो रहे हैं। तो अगर हम आयोडीन पे फोकस करें, I- से जब ये I2 बन रहा है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना ऐसे इंक्रीज हो रहा है, बाय 1, राइट। तो ये +1 से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंगनीज को देखें तो पहले +7 था और अभी कितना हो गया है, +4, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को हम माइनस से दिखाते हैं, कितना डिक्रीज हुआ है, 3। ठीक है, अब मुझे ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इनको बराबर करना है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा 3 का इंक्रीज 3 का डिक्रीज, बैलेंस हो जाएगा। तो चलो वैसे ही करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर I को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 3 से करेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है। अगर 3 से कर देंगे तो 6 एटम्स हो जाएंगे आयोडीन के। तो इसको कितने से करेंगे, इसको 3/2 से करेंगे, ताकि ये 2 और ये 2 मतलब 3/2 ऑफ 2 आयोडीन एटम्स कितना हो जाएगा, 3 आयोडीन एटम्स, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन सब चीज़ों में। तो अब मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो हो चुका है कंप्लीट। तो फर्स्ट स्टेप के एंड में मेरे पास क्या है, मेरे पास है MnO4- प्लस 3I- गिव्स MnO2 प्लस 3/2 I2। ये है मेरे पास। अब हम स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम बैलेंस करेंगे किसको, हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में। तो जब बेसिक मीडियम में होता है तो हम राइट हैंड साइड पर OH- आयंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब एसिडिक मीडियम में होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे H+ आयंस ऐड करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे लेट अस सपोज हमने ऐड कर दिया OH- आयन।
कितने OH माइनस ऐड करेंगे वो डिपेंड करता है जब हम चार्ज बैलेंस करेंगे तब। तो अब चलो चार्ज को देखते हैं। चार्ज को देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना है, यहाँ -1 है, यहाँ पर 3 इंटू -1 है, तो बेसिकली -1 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो गया -4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल -4 चार्ज है। राइट हैंड साइड पे कितना है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, सिर्फ OH माइनस पे चार्ज है, यानी कि -1 है। बट मुझे चार्ज को दोनों तरफ बराबर करना है, इसके लिए मुझे राइट हैंड साइड पे क्या करना होगा, -3 चार्ज और चाहिए, यानी कि और हम +3 OH माइनस अगर कर देते हैं तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम -3 और कर दें तो ये भी -4 हो जाएगा, राइट। तो -3 और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, एक तो ऑलरेडी है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 OH माइनस। ठीक है, थोड़ा सा हिचपिच हुआ है, हम फिर से लिख देंगे इसको भी। ठीक है, तो अभी तक मैंने स्टेप 2 खत्म कर लिया। तो स्टेप 2 के खत्म होने तक मेरे पास क्या है, MnO4 माइनस प्लस 3I माइनस गिव्स MnO2 प्लस 3/2I2 प्लस 4OH माइनस। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कोई हाइड्रोजन है क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो हम हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ पर H2O ऐड कर देंगे। कितने H2O ऐड करेंगे, जितने मुझे हाइड्रोजन चाहिए। इधर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 H2O लगा ऐड कर देंगे, तो फिर 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी है ऑक्सीजन की, खाली चेक करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ 4 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, मतलब 6 ऑक्सीजन। इधर यहाँ 2 ऑक्सीजन और इधर 4 ऑक्सीजन, यानी कि 6 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मेरा बैलेंस्ड है। और इसी से मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखो पहला वाला किया तो काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था, राइट। दूसरा वाला किया तो थोड़ा इजी लगा। अब तीसरा चौथा आप ऐसे करते करते थोड़े से और एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व कर लो। तो चलो अब हम सीखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड के भी कुछ स्टेप्स हैं। तो इसका पहला स्टेप तो ये है कि जो हमारा गिवन रिएक्शन है इसको हम 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर लेंगे। एक रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन, दूसरा रिएक्शन फॉर रिडक्शन। ठीक है, ये करने के बाद हमारा स्टेप 2 आएगा, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। तीसरे स्टेप पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान एज यूजुअल हम H+, H2O इनको ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने की हमें पूरी आजादी है। ठीक है, फिर आएगा हमारा स्टेप 4, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा स्टेप 5, जिसके अंदर हम ये दोनों हाफ रिएक्शन को वापस ऐड कर देंगे टू गेट द ओवरऑल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन स्टेप्स सुन के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप इसे नहीं करके देखेंगे हमें कुछ नहीं समझ आएगा। और आप सिर्फ देखो नहीं, आप इसको खुद करके प्रैक्टिस करो, तब आपको और मस्त समझ में आएगा। तो चलो देखें एग्जाम्पल। तो चलो हाफ रिएक्शन मेथड को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा, वो पहला स्टेप क्या होगा, इसे 2 रिएक्शन में स्प्लिट करना। ठीक है, तो एक रिएक्शन, तो ये पहले उसके लिए आपको क्या देखना होगा, एज यूजुअल इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हुए आपको आइडिया लगाना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो MnO4 माइनस है, ये क्या बना दे रहा है, ये बना दे रहा है Mn2+। ठीक है, तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये मेरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और जो दूसरा हाफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से HSO4 माइनस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 4 और यहाँ जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 6। कैसे निकालोगे वो तो आपको पता ही है, इसीलिए मैं टाइम नहीं लगा रही हूँ उसमें। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हमने दोनों रिएक्शंस को लिख लिया। दूसरा स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी चीजें हैं उन्हें बैलेंस करूंगी। तो देखो बाकी चीजें यहाँ पर क्या है मेरे पास,
मुझे अब सेकेंड स्टेप में बैलेंस करना है मैंगनीज और सल्फर को। तो अगर मैंगनीज को देखो तो पहले वाले रिएक्शन में इधर भी 1 मैंगनीज है, इधर भी 1 है। दूसरे वाले में देखो इधर भी 1 सल्फर है, इधर भी 1 सल्फर है। तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, कुछ करना नहीं है मुझे। तीसरा स्टेप में मैं क्या करूंगी, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनको कुछ तो बैलेंस करना पड़ेगा। देखो पहले रिएक्शन में राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, दूसरे रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इनको मुझे करना पड़ेगा बैलेंस। इनको बैलेंस करने के लिए मैं H+ और H2O ऐड कर सकती हूँ आराम से। ठीक है, तो देखो पहला रिएक्शन लिखा मैंने MnO4-, इधर है Mn2+। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है। अब राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन डालने के लिए मैं क्या ऐड करूंगी, H2O। कितना H2O, 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ा गया। राइट हैंड साइड में अब 8 हाइड्रोजन है, बट इधर है ही नहीं, तो इधर मैं 8H+ ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा पहला रिएक्शन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दूसरा हाफ रिएक्शन देखते हैं। SO2 जो है ये बना रहा है HSO4-। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और इधर 4 है। ठीक है, इसका मतलब मुझे जो है लेफ्ट, और ऊपर से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो राइट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड में वापस से हाइड्रोजन है ही नहीं। करेक्ट, तो इस साइड अगर मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली वाटर ऐड करूंगी। करेक्ट, मैं इधर H2O ऐड करूंगी, बट मुझे ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करना है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर O2 है और इधर क्या है, 4 है, तो यहाँ मैं 2H2O ऐड कर देती हूँ। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। बट हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 1 ही है, तो इसीलिए इधर मैं 3H+ और ऐड कर देती हूँ। तो अब मेरा हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। तो मतलब मेरा स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे स्टेप 4 में, जिसके अंदर हम क्या बैलेंस करेंगे, हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कितने कितने चार्ज हैं दोनों साइड। तो चलो सबसे पहले तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के केस में लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, इसमें -1 और इसमें +8, तो -1 + 8 यानी कि +7। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो इस तरफ +2, तो राइट हैंड साइड में है +2। अब दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इनको चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं किसी भी एक साइड, इसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो 5 हम इलेक्ट्रॉन अगर हम किधर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से मेरा ओवरऑल चार्ज कम होता जाएगा, राइट। तो 7 को मुझे 2 बनाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, ये इसका जो चार्ज है और 5 इसमें से घट जाएगा, तो ये भी +2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से मेरा पहला वाला जो हाफ रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया चार्ज के हिसाब से। अब दूसरे वाले रिएक्शन की बात करते हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, 0, क्योंकि देखो इनमें कोई चार्ज ही नहीं है। उसके राइट हैंड साइड पे कितना है, राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ -1 है, यहाँ +3 है, तो -1 + 3 यानी कि +2। तो इधर भी मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करूंगी, ये +2 चार्ज है, तो +2 राइट हैंड साइड पे है, तो अगर राइट हैंड साइड पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये +2 के साथ -2 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या हो जाएगा 0। तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो अब मेरा दोनों हाफ रिएक्शन जो है उनमें चार्ज भी बैलेंस हो गया है। अब मुझे इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, बट ऐड करने के लिए हम हमेशा ऐसा कुछ करते हैं, इन्हें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के बराबर हो जाएं और वो कैंसल आउट हो जाएं। तो पहले रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले रिएक्शन को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दूसरे वाले रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो क्या होगा, पहले रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हम एड अप करेंगे। तो चलो करते हैं। तो अब मेरा जो पहला रिएक्शन है उसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी सब में, तो ये हो जाएगा 2MnO4- +16H+ +10 इलेक्ट्रॉन gives 2Mn2+ +8H2O। और जो मेरा दूसरा रिएक्शन है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 10H2O
plus 5SO2 gives 5HSO4 minus plus 15H plus 10 इलेक्ट्रॉन। जब मैं इन दोनों को एडअप करूंगी तो क्या होगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को अगर इधर ले आओगे तो -10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2। अब देखो H2O, इधर 10H2O है, इधर 8H2O है, 8H2O को इधर ले आएंगे तो 10 माइनस 8 यानी कि 2H2O। उसी तरह इधर 16H प्लस, इधर 15H प्लस, 15H प्लस को इधर ले आएंगे तो 16 माइनस 15H प्लस यानी कि 1H प्लस। और रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या बचा, 2Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस। तो ये हो गया मेरा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन में आप चेक कर सकते हो कि आपके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे, दोनों साइड के चार्जेस वगैरह सब कुछ बराबर होंगे। सो दिस इज हाउ वी डू हाफ रिएक्शन मेथड। तो बच्चा पार्टी, ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का वीडियो। और जैसा कि हम देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज इवॉल्विंग विथ टाइम। शुरू में हमारा क्लासिकल आइडिया था जब हम सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में इन्हें समझते थे, फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में इन्हें समझने लगे, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में इन्हें समझने लगे। इनफैक्ट इन्हें बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में भी समझते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, टाइट्रेशंस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसीलिए प्लीज डू नॉट इग्नोर। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट हो गया है क्रिस्टल क्लियर, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। प्रैक्टिस करते रहो, खूब सारे क्वेश्चंस, और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ विथ रेडॉक्स रिएक्शंस का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।